दोस्तों जरा इस फोटो को देखिए। हिरोशिमा की गलियों में आज भी आपको ऐसे निशान देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जानते हैं ये निशान कैसे बने थे? 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था तो उससे निकली हीट इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने आने वाले इंसानों की परछाई हमेशा के लिए यहाँ प्रिंट हो गयी। इस एक्सप्लोजन के कारण शहर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जिसमें मेटल से लेकर इंसानों की त्वचा और हड्डियां तक पिघल गई थी। ठीक 8:15 पर रुकी ये घड़ी उस समय को दिखाती है जब हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का ये बॉम्ब गिराया गया था और अगले कुछ ही पलों में यहाँ के 90,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके थे। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका और सिर्फ 2 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को इसने जापान के एक और बड़े शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया और वहाँ भी इस विनाशकारी हथियार ने करीब 1 लाख लोगों की जान ले ली। अब दोस्तों इंसानियत को शर्मसार करने वाला कुछ ऐसा ही नरसंहार हमें ब्रिटिश राज के दौरान भी देखने को मिला था, जब भारत के लाखों लोगों को या तो मौत के घाट उतार दिया गया था या फिर उन्हें बेसहारा मरने के लिए छोड़ दिया गया। यही कारण है कि आजादी के 75 साल बाद भी ज्यादातर भारतीय ब्रिटिशर्स से बहुत नफरत करते हैं और आज भी हमारे दिलों में वो दर्दनाक यादें जिंदा हैं। लेकिन वहीं अगर हम जापान की तरफ देखें तो करीब 70% जापानीज लोग अमेरिका को पसंद करते हैं और उसे अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानते हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि इतनी खतरनाक तबाही और ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे विनाशकारी हमले के बावजूद वो क्या रीजंस है कि जापानीज लोग आज भी अमेरिका को पसंद करते हैं। साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने वाले अमेरिका और जापान के बीच ऐसा क्या हुआ कि उनकी दुश्मनी ने तबाही की दास्तां लिख दी। पर दोस्तों इससे पहले कि हम इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी पर बात करें, मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूं जब जापान और अमेरिका के बीच दोस्ती की नींव रखी गई थी। तो दोस्तों साल 1868 में जापान में एम्परर मीजी के अंडर इंपीरियल रूल की शुरुआत होती है और कई सौ साल से चले आ रहे टोकुगावा शोगुनाटे रूल को खत्म कर दिया जाता है। अब अगर इसे आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए तो साल 1868 के पहले जापान में मिलिट्री का राज हुआ करता था, जहां कहने के लिए एक राजा तो थे लेकिन पावर्स का पूरा कंट्रोल मिलिट्री कमांडर्स के हाथों में था। एम्परर मीजी अमेरिकन आर्मी के साथ मिलकर इन मिलिट्री कमांडर्स के शासन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि अब इन मिलिट्री कमांडर्स के हाथों से देश को चलाने का पावर चला जाता है। एक्चुअली टोकुगावा शोगुनाटे जो रूल था ना, वो एक कट्टर राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जिसके कारण जापान में बाहर से आने वाले सामानों और टूरिस्ट के आने पर बैन लगा हुआ था। इससे जापान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था और यहाँ के लोग सख्त प्रतिबंध में बंधे हुए थे। आज के टाइम पर इस बात का एक एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इंपीरियल रूल के आने के बाद से सारी सिचुएशन बदल जाती है। जापान में मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ता है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस भी बेहतर होते हैं। अब इस सब के बीच आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी सिचुएशन में अमेरिका के लिए ऐसा कौन सा प्रॉफिट छिपा हुआ था जिससे उसने जापान की पूरी सरकार ही पलट दी। एक्चुअली दोस्तों अमेरिका ने ऐसा जापान की मदद करने के लिए नहीं बल्कि एशिया में अपने लिए व्यापार के रास्ते खोलने के लिए किया था। एशिया की तरफ व्यापार के लिए आने वाली अमेरिकन शिप्स को कोल भरवाने के लिए स्टेशंस की जरूरत थी, जो कि उन्हें जापान में आसानी से मिल सकती थी। लेकिन मिलिट्री रूल के दौरान अमेरिकन शिप्स को जापान में आने ही नहीं दिया जाता था, पर यह लोकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यही रीजन है कि अमेरिका ने जापान में इंपीरियल रूल लाने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी। साल 1868 के बाद से दुनिया के लिए जापान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इस देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ लेता है। अब अमेरिका जापान के अंदर भी चीजों को बनाने लगा था, जिससे वह एशिया के अंदर अपने देश की बजाय जापान से ही बहुत सारे सामानों का ट्रेड करने लगा। अमेरिका और जापान के बीच उनके रिलेशंस नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे, जो कि दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे थे। साल 1918 में खत्म हुए वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन दोनों देशों ने साथ मिलकर ही जर्मनी का सामना किया था और एक साथ ही जीत का स्वाद भी चखा। युद्ध खत्म हो जाने के बाद सेंट्रल पावर्स की जिन टेरिटरीज को एलाइड पावर्स ने जीत लिया था, उन्हें आपस में बांट लिया जाता है और जापान को वो टेरिटरीज हाथ लगती है जो एशिया रीजन में मौजूद थी। लेकिन दोस्तों इंपीरियल रूल के अंडर अब जापान के मुंह को खून लग चुका था और ये देश ग्रेटर एशिया बनने का सपना लेकर दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। दोस्तों ग्रेटर एशिया कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था जैसा हमारे लिए अखंड भारत था, बस फर्क सिर्फ ये है कि जापान इसे बंदूक की नोक पर हासिल करना चाहता था। साल 1931 तक जापान मंचूरिया पर कब्जा कर लेता है, जो आज के चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका हुआ करता था। लेकिन दोस्तों जापान यहाँ भी नहीं रुकता और देखते ही देखते वो इस रीजन के कई सारे देशों पर कब्जा करने में कामयाब
कामयाब हो जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जापान को ये हिदायत देते हैं कि उसे अपनी ये वॉर पॉलिसी को छोड़ देनी चाहिए और इन सभी देशों को आजाद कर देना चाहिए। अब दोस्तों, अभी तक तो अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देश जापान को समझाने में लगे हुए थे, पर हद तो तब पार हो गई जब साल 1941 में जापानीज इंपीरियल आर्मी ने इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया, जो कि उस समय फ्रांस की टेरिटरी हुआ करती थी। अमेरिका ने जापान के इस कदम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और एक ही झटके में जापान को एक्सपोर्ट होने वाले ऑयल, स्टील और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज पर बैन लगा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि एक ही पल में जापान की इंडस्ट्रीज पर ताला लग गया और सिकंदर की तरह दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर निकली इंपीरियल जापानीज आर्मी को भी अपना कारवां रोकना पड़ गया। अब दोस्तों, ये वो दौर था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और यूरोप के ज्यादातर देश नाजी जर्मनी के साथ युद्ध में लगे हुए थे। अमेरिका अभी तक डायरेक्टली तो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा नहीं बना था, लेकिन उसने किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए अपनी आर्मी तैयार कर रखी थी। अब ये तो हुआ अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू, जहां उनके अकॉर्डिंग वो अपनी आर्मी को डिफेंस के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जापान के एम्परर हिरोहितो ये मानकर बैठे थे कि अमेरिका अपनी आर्मी उन पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। खुद पर हमले की आशंका को देखते हुए जापान युद्ध के पहले ही अमेरिका को कमजोर करने की साजिश करता है और 7 दिसंबर 1941 को यूएस के एक नेवल बेस पर हमला कर देता है। ये हमला इतना अचानक से किया गया था कि अमेरिका को भनक भी नहीं लगती और इस अटैक में यूएस की 12 बैटलशिप्स और 150 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही जापान के इस हमले में 2400 से भी ज्यादा अमेरिकन की मौत हो जाती है और करीब 1200 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने से बचती आ रही अमेरिका को भी न चाहते हुए युद्ध में कूदना पड़ जाता है और अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी जापान के खिलाफ युद्ध की अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ जापान नाजी जर्मनी से हाथ मिला लेता है और दोनों देश मिलकर अमेरिका पर हमला बोल देते हैं। साल 1941 से 1945 की शुरुआत तक ये युद्ध लगातार चल रहा था और अमेरिका इन 4 सालों में अपने 12 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को खो चुका था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर आत्महत्या कर लेता है और जर्मनी एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर देती है। लेकिन हिरोहितो की लीडरशिप वाली जापान अभी भी हार मानने को कतई तैयार नहीं थी। इसी बीच अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका आने वाले सालों में करीब 30 लाख जाने गंवा देगा और जापान में ये नंबर 1 करोड़ के भी पार चला जाएगा। इन आंकड़ों को सुनने के बाद हैरी ट्रूमन, जो कुछ ही समय पहले अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने थे, वो जापान पर एटम बम गिराने की प्लानिंग करने लगते हैं। इस खतरनाक हमले को करने के पीछे का लॉजिक ये था कि जापान इससे तुरंत सरेंडर कर देगा और फ्यूचर में होने वाली तबाही रुक जाएगी। 26 जुलाई 1945 को एलाइड फोर्सेस के लीडर्स एक डिक्लेरेशन करते हैं, जिसके अनुसार अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो उस पर न्यूक्लियर हमला करने की धमकी दी गई थी। लेकिन जापान की गद्दी पर बैठे हिरोहितो के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। जापान को हराने का अमेरिका के पास अब एक ही चारा बचा था और आखिरकार उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल ही कर दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और पूरे शहर को खाक कर दिया। अब दोस्तों, इतनी दर्दनाक दृश्य देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानीज एम्परर हिरोहितो अभी भी सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया जाता है और इन दोनों इंसिडेंट्स में करीब 2 लाख जापानीज लोगों की जान चली जाती है। अब दोस्तों, इस पॉइंट पर हिरोहितो के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो जाता है। पर दोस्तों, हमारा मेन सवाल तो यही है ना कि आखिर इस दर्दनाक मंजर के बावजूद भी जापानीज लोग अमेरिकन को पसंद क्यों करते हैं और आज भी अमेरिका जापान का सबसे बड़ा एलाई यानी कि मित्र कैसे बना हुआ है। अब दोस्तों, इसका जवाब शायद अमेरिका के उन स्टेप्स में छिपा हुआ है जो कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद उठाए थे। अमेरिका जापान पर कब्जा कर लेती है, लेकिन उनका मकसद यहाँ राज करना नहीं बल्कि जापान को इंपीरियल रूल से निकालकर डेमोक्रेसी की ओर ले जाना था। हिरोहितो जो जापान के इंपीरियल रूलर हुआ करते थे, उन्हें सिंबॉलिक लीडर बना दिया जाता है और जापान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है। अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज जापान को उनका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में मदद करते हैं, जो कि पूरी तरह से इन्हीं देशों के ही कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ करता था। जापान की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है और वहाँ इंडस्ट्रीज के रिस्टोरेशन का भी पूरा जिम्मा अमेरिका अपने कंधों पर ले लेता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने जापान की मदद करने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी जापान के साथ शेयर किया था, जिससे कुछ ही सालों में यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हाई हो जाती है और जापानीज कंपनीज अमेरिकन मार्केट में जाकर अमेरिका की ही कंपनीज को कॉम्पिटिट करने लगती हैं। हालांकि अमेरिका यहाँ इस बात को सीरियसली नहीं लेता और अपने मार्केट्स को जापानीज कंपनीज के लिए खुला छोड़ देता है। आज हम जापान को टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जिस हाइट पर देख रहे हैं उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान कहा जाएगा। और शायद यही कारण है कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए कत्लेआम के बावजूद जापान के लोग अमेरिकन से बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। वहाँ के लोग अमेरिका के उस कदम को जापान के शासक हिरोहितो की गलती मानते हैं और अमेरिका को उनका भला चाहने वाला कहते हैं। हालांकि दोस्तों एक रियलिटी ये भी है कि अगर अमेरिका उस समय जापान की रीडेवलपमेंट में मदद नहीं करता तो उसे इंसानियत को शर्मसार करने वाले इन हमलों के दाग हमेशा के लिए सहने पड़ते, जो कि आज शायद काफी हद तक धुल चुके हैं। अमेरिका जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में एक ऐसा क्लॉज डालता है जो जापान के लोगों को 2 हिस्सों में बांट देता है। आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग जापान पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो कभी भी अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते और किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। ये रूल साल 1952 तक वैलिड रहता है, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों इस समय तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और अमेरिकन आर्मी को ये डर था कि अगर वो जापान में रहे तो शायद सोवियत यूनियन उन पर हमला बोल देगी। इसी को देखते हुए अमेरिका जापान को उनकी गवर्नमेंट उन्हीं के हाथों में सौंप कर निकल जाती है और आर्टिकल 9 में ये क्लॉज डाल दिया जाता है कि जापान वॉर के लिए तो नहीं लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए आर्मी जरूर मेंटेन कर सकती है। 19 जनवरी 1960 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर नोबुसुके किशी के बीच ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी साइन की जाती है, जिसमें अमेरिका जापान से वादा करता है कि अगर कोई भी देश जापान पर हमला करता है तो ये अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका खुद उसके खिलाफ युद्ध में शामिल होगी। हालांकि दोस्तों अमेरिका ने अफगानिस्तान और यूक्रेन के साथ जो किया उसको देखकर जापान का विश्वास कमजोर हुआ है और 2014 में उस समय के जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने आर्टिकल 9 में बदलाव करके जापानीज डिफेंस फोर्सेस को पहले से ज्यादा पावर दी है। साथ ही जापान ने पिछले कुछ सालों से अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा लिया है, जिससे कि किसी भी वॉर की सिचुएशन के लिए वो खुद को पहले से रेडी कर पाए। हालांकि इतने साल बीत जाने के बावजूद जापान ने न्यूक्लियर वेपन से अभी भी दूरी बनाई हुई है और वो मौत की उस घड़ी को कभी भी नहीं भुलाना चाहता जिसने उसके लोगों को अनगिनत आंसू दिए हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जापान पर न्यूक्लियर अटैक करना अमेरिका का सही फैसला था या फिर नहीं? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।